प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एस्मा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी आपने नागरिकता देखा। इसके पहले नागरिकता में हमने बताया कि किस तरह से नागरिकता ग्रहण की जाती है और किस तरह से छीनी जाती है। किसी देश की सरकार किस तरह से किसी को नागरिकता प्रदान करती है और कैसे उसकी नागरिकता छीन लेती है। अब नागरिकों को जब नागरिकता मिल गई, रहने लगे, तो हर नागरिक का एक अधिकार बनता है कि कैसे इसके हितों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि मानव का विकास नैसर्गिक रूप में होता है। अगर उसके नैसर्गिक विकास का हनन हो जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। इसलिए संविधान वेत्ताओं ने क्या किया, दूरदृष्टि रखते हुए मौलिक अधिकारों की कल्पना किया, जिससे मानव का समुचित विकास हो सके और उसको अधिकार मिल सके। संरक्षण प्रदान किया गया ताकि सरकार तानाशाही ना कर सके। सरकार से बचाने के लिए ये उपाय किया गया और अधिकार दिया गया भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में, जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। आइए देखते हैं कि क्या है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय नागरिक का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए का शब्द है, मैग्ना कार्टा जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया। वहां भी मजदूरों ने आंदोलन किया था, अपनी मांगों को मनवाया था। उस मांग को जब मान लिया गया उसे मैग्ना कार्टा, महान अधिकार पत्र इसे भी कह सकते हैं, महान अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसे अपनी बातों को मनवाए ताकि हमारा समुचित विकास हो सके, जीवन की रक्षा हो सके। तो वहीं से मैग्ना कार्टा शब्द आया। तो ये भी भारत में नागरिकों को प्रदान किया एक अधिकार पत्र है या मैग्ना कार्टा है। ठीक। मौलिक अधिकार की कल्पना कहाँ की गई? पहले सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकार की संकल्पना की गई, वहां मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। इसके 1947 के पहले हम गुलाम थे, ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन थे। हम एक उपनिवेश के रूप में थे, ब्रिटिश सरकार का कब्जा हमारे ऊपर था। तो धीरे धीरे जब आंदोलन बढ़ता गया तो नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से मांग किया कि हमें भी कुछ अधिकार दिया जाए, कुछ सुरक्षा दिया जाए, शोषण से बचाया जाए। तो 1931 का कराची अधिनियम होता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने। उन्होंने मौलिक अधिकार को रखा। उसके पहले मौलिक अधिकार की कहीं न कहीं बात 1928 के नेहरू रिपोर्ट में आ गई थी, लेकिन खुल करके जो बात रखी गई तो वो 1931 की कराची अधिनियम में रखी गई मौलिक अधिकार की बात है। जो मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट बना, प्रारूप बना था, उसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। उस प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अब देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने सीधे आ जाता, वो कौन सा अधिनियम था कि जब मौलिक अधिकार की बात की गई थी? वो अधिनियम था कराची अधिनियम 1931। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार की रूपरेखा किसने तैयार की? जवाहरलाल नेहरू ने निर्मित किया था, बनाया था। वहां एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया गया। ठीक। फिर मौलिक अधिकार को तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में मान लिया गया। इसके बाद समस्या ये आ रही थी कि कभी कभी मौलिक अधिकार को परिवर्तनशील नहीं माना जाता, सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन देख करके समाज के विकास और परिस्थितियों को देखते हुए, राष्ट्रहित को देखते हुए ये होगा कि इसमें परिवर्तन किया जाए कि ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों के माध्यम से लास्ट में कहा, नहीं, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता। जैसे स्थिति बन जा रही है कि राष्ट्रीय आपात आ गया, राष्ट्रीय आपात कहीं किसी देश के द्वारा हमारे देश पर हमला कर दिया गया, तो हम मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकते हैं देश की रक्षा के लिए। कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान हम आगे बताएंगे किन किन अनुच्छेदों के तहत कैसे कैसे बना है। तो हम आपको बताएंगे किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को छीना जाएगा, कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको कभी नहीं छीना जा सकता, इसको हम आगे बताएंगे। तो इसके मौलिक अधिकार की संवैधानिक स्थिति की बात की जाए, ये क्या है? संशोधन योग्य, यानी इसमें संसद संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर एक सीमा से ज्यादा अगर इसमें छेड़छाड़ किया अधिकारों का हनन हो सकता है होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा, इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, इसको रोक सकता है। इसीलिए
भारतीय संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया। अभी हम बताएंगे कि किस अनुच्छेद में संरक्षक की भूमिका निभाता है सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय, अभी बाकी बता रहे हैं। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद 304 का में रख करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार क्यों बना दिया गया? कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया? संपत्ति ऐसी चीज जैसे जमीन की जमीन हो गई, संपत्ति भी एक संपत्ति है। अब सरकार को कोई राष्ट्र हित में योजना चलानी है, परियोजना का स्थापना है, बनाना, कुछ करना है, उसके लिए हमें क्या है, जमीन का अधिग्रहण करना है, कुछ करना है, तो अब उसको हम कैसे अधिग्रहित करेंगे? तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं संपत्ति को ला करके संविधान की नवीन सूची में रख दिया गया, विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप जमीन का किसी का अधिग्रहण संपत्ति का कर सकते हैं, लेकिन उसको उचित मुआवजा आप दे करके तभी। इसी 2013 में आप देखोगे संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम आया, जिसमें विधिक प्रावधान किया गया, किसी की जमीन आप किसी योजना, सड़क निर्माण, बांध निर्माण के लिए कर रहे हैं तो कैसे कैसे मुआवजा देंगे, कमेटियां बनेगी। 2013 में आप लोगों ने देखा है, वही है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसी से संबंधित है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अब 6 मौलिक अधिकारों को ही हमें यहाँ पढ़ना है जो है। आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले मौलिक अधिकार तो जो 6 हैं उनकी शुरुआत होती अनुच्छेद 14 से लेकर के जाता है 32 तक, लेकिन 2 अनुच्छेद बीच में आते हैं, 12 और 13। 12 और 13 के बीच का प्रावधान क्या, जल्दी कहीं इसका विवरण नहीं मिलता है, अस्पष्ट नहीं, केवल एक शब्द संविधान अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द लिख दिया गया है और 13 में विधि शब्द लिख दिया गया है, व्याख्या कहीं नहीं स्पष्ट है। तो आइए हम जान लेते हैं 12 और 13 में प्रावधान क्या है, तब उसके बाद बढ़ते हैं एक एक मौलिक अधिकारों की तरफ, कहाँ क्या प्रावधान किया गया। आइए देखें अनुच्छेद 12 में क्या है। राज्य शब्द को यहाँ परिभाषित किया गया, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है? राज्य को एक प्रकार से देश भी कह सकते हैं, जो राज्यों का समूह है। अब इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, तो राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, किस बेस पर हो, क्या शामिल है राज्य में। देखिए उसमें क्या शामिल है, सरकार यानी केंद्र सरकार और भारत की संसद, यानी केंद्र स्तर की बात कर रहा है, संघ सरकार की बात कर रहा है कि वो कानून बनाएगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां पर इसकी बात की जा रही है। राज्य और भारत की संसद, केंद्र की बात की जा रही है। राज्य और राज्यों के सरकार और राज्यों की विधायिका की बात कर रहा है, यानी प्रदेश की सरकार की बात कर रहा है। प्रदेश सरकार क्या बनाएगी अपने जनता के लिए कानून, इसीलिए संविधान में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। यहाँ एक और राज्य से मतलब देखिए सरकार और राज्यों की विधायिका यानी प्रदेश स्तर की सरकार की बात कर रहा है। तीसरा क्या है, भारतीय राज्य क्षेत्र में जितने स्थानीय स्तर पर समूह संगठन है और जितने प्राधिकरण बनाए गए, अथॉरिटीज बनाई गई, उनके क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में यहाँ विवरण दिया गया। यानी राज्य में क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकरण और संगठन, एनजीओ आदि सबके बारे में यहाँ है, उसके प्रावधानों को किया गया है। बस इतने से मतलब और कुछ नहीं, राज्य का विवरण जो दिया उसी को समझिए। अनुच्छेद 13 में चलते हैं, क्या है अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का उल्लेख किया गया है। विधि शब्द ला, यहाँ ला शब्द है, ला का प्रयोग किया गया है। ये विधि क्या है? ये कहा जा रहा है कि राज्य कानून बनाएगा। कानून क्या होगा? मौलिक अधिकारों को घटाने बढ़ाने के लिए राज्य कानून बनाएगा। समय और परिस्थितियों को देखते हुए कानून जो बनाएगा उसी का उल्लेख किया गया है। तो सर
फिर नीचे उसमें प्रावधान क्या किया गया है, ये जो कानून बनाए जाएंगे ये कहीं सरकार मनमानी न कर दे, ऐसा राज्य मनमानी न कर दे, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा, देखेगा कि ये सही है कि गलत है, किस सीमा तक सही है, किस सीमा तक गलत। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक अधिकारों का प्रहरी अनुच्छेद 13 में कहा गया है। याद रखिएगा, अभी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, ये नहीं पूछा, इतना पूछा है कि नागरिक अधिकारों का प्रहरी या मूल अधिकार का प्रहरी कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन ये नहीं कहीं क्वेश्चन अभी बना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है। इन फ्यूचर एक क्वेश्चन बनेगा। आइए चलते हैं, अब अनुच्छेद 13 की कहानी हो गई। 13 में विधि शब्द है, कानून बनेगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा, इसमें काट छांट कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, रोक लगा सकता है, सरकार कानून बना सकती है। यानी दोनों के अंदर, दोनों के बीच चेक एंड बैलेंस की थियरी अपनाई जाएगी। यहाँ पर चलते हैं, एक एक मौलिक अधिकारों को देखते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। अब 6 में पहला मौलिक अधिकार देखते हैं, कौन सा? पहला है समता या समानता का अधिकार। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है, समता या समानता का अधिकार। आइए देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। समता माने सिमिलरिटी है, समरूपता से संबंध यहाँ है कि अगर कोई विधि बनी है, सरकार बनाई है, तो जितने नागरिक हैं सबके साथ एक समान लागू होगी। अगर कोई दोष दंड या गलती होती है तो किसी के साथ विभेद नहीं किया, सबके साथ एक ही कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ना कि सबके साथ अलग अलग अपनाई जाएगी। लेकिन दंड अगर सेम रहा, तो अगर एक समान दंड है या एक समान गलती है तो सबके साथ समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यही विधि के समक्ष समता की बात कहा जा रहा है, यानी विधिक न्यायिक प्रक्रिया की बात यहाँ कहा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन पूछा था विधि के समक्ष समता क्या है? विधि के समक्ष समता विकल्प में था न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, जिसमें समता की बात कही गई है। इसमें 5 शब्दों पर बल दिया गया है। धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म, स्थान के आधार किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। ये देखिए यहाँ वंश शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, विकल्प में वंश शब्द जोड़ करके गलत कराएगा। यहाँ याद रखिएगा, धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं करेंगे। कहने का मतलब हमारा देश संविधान में विशेषज्ञों ने देखा कि देश विविधतापूर्ण है, कई जातियों के लोग हैं, कई क्षेत्रों की संस्कृतियां, सबको देखते हुए सब में सामंजस्य बनाने के लिए इस अनुच्छेद के लाया। जैसे पूर्वोत्तर की कल्चर अलग है, दक्षिण की अलग है, धर्म देखिए अलग अलग है, सबको उन लोगों ने देखा, तब अनुच्छेद 15 को रखा। बहुत सोच समझ करके यहाँ पर उन लोगों ने इसमें अनुच्छेद को रखा। अब उससे आगे जब यहाँ विभेद नहीं किया जाएगा तो विषमता तो जरूर है चारों तरफ। उस विषमता को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 लाया गया। और अनुच्छेद 13 क्या, अनुच्छेद 16 लाया गया। सारी अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान किया गया? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन यानी सामूहिक रूप से जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, नौकरी हो गया या कोई अवसर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, लोगों के लिए सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के हित को नहीं प्रभावित किया जाएगा। जैसे 1993 का मंडल आयोग आया, उसमें क्या किया गया? ओबीसी को आरक्षण दिया गया। आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया? अनुच्छेद 16 में। फिर देखा गया कि शिक्षण संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो अनुच्छेद 16(4) का प्रयोग करके शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी या कमजोर वर्ग को आरक्षण का प्रदान अनुच्छेद 16(4) में कर दिया गया, जिससे कि नीचे के तबके को बढ़ावा मिल सके, लोग एक समान स्तर पर आ सके। अब याद रखिएगा, आरक्षण का प्रावधान किस है? अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4 है। 16(4) में प्रावधान किया गया। या इंदिरा साहनी वगैरह और गुलाम है या निजी संस्थाओं में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई 16(4) में किया गया है।
फिर आज चलते हैं आगे, देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अब ये इसको लाने की क्या जरूरत थी? ये सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारे यहाँ समाज विभिन्न जातियों और धर्मों में बटा था, छुआछूत वगैरह की बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो लोगों ने देखा इसको कैसे दूर किया जाए, बहुत दिक्कत है। कठोरता के साथ अनुच्छेद 17 को अपनाया गया और सबको एक धरातल पर लाने के लिए कोशिश की गई। इसके माध्यम से क्या किया गया कि कोई किसी, मान लीजिए कोई निम्न कास्ट का है, कोई जात का है, किसी कुएं पर पानी भर सकता है, मंदिर जा सकता है, कोई किसी पर रोक नहीं लगा सकता है। ये सरकार, संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी सोच समझ के साथ इसका निर्माण किया, जिसका आज पालन नहीं हो रहा है। नहीं तो एक वर्ग हमारा था जिसे मैला ढोने वाले का वर्ग कहा जाता था, बहुत उच्च सोच के साथ आज इसको समाप्त कर दिया गया, उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। समाज में उनको भी उचित स्थान मिला, जो बहुत सराहनीय कदम हुआ। नहीं तो उनको बहुत हुए दृष्टि से देखा जाता था। सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया और समाज में उनको प्रतिष्ठा मिली, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है ये जाने। तो अस्पृश्यता का अंत, मैला ढोने की प्रथा वगैरह का जो समापन हुआ अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। फिर देखा गया कि ये तो मान लीजिए नीचे से ऊपर आ गया, लेकिन ऊपर से नीचे वाले का, ऊपर वाले को नीचे कैसे लाया जाए? कुछ लोग विशेषाधिकार रख कहते हैं कि हम फला है, फलाधारी हैं, हमारी उपाधि है। सरकार ने कहा नहीं, इसका भी हम निदान करते हैं। अब इन लोगों के अंदर ये हम रहेगा तो हमारे जो नीचे के हमारे वंचित वर्ग हैं, जो नीचे के लोग दलित वर्ग हैं, उनको हम कैसे ऊपर उठाएंगे? सरकार ने कहा रुकिए, मैं उपाधियों का अंत करके, इनकी बादशाहत है या ये कहिए कि जो उपाधि के द्वारा सोच है उच्च वर्ग की, इसको तोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया? उपाधियों का अंत कर दिया 1971 में। इसका समापन उपाधियों का अंत किया गया, जैसे रियासतदारों और लोगों को किया गया था। तो उपाधियों का अंत यहाँ किया गया, लेकिन यहाँ कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे आपको सरकार कुछ भी विशेष उपाधि देती है या कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप उस उपाधि को धारण कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत बढ़िया काम करता है तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, तो अपने आगे उपाधि को धारण कर सकता है, लगा सकता है। क्योंकि ये सब जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं विशेष सेवा, विशेष कार्य के लिए ही दिए जाते हैं। आप उत्कृष्ट कार्य किए सराहनीय आप धारण कर सकते हैं। डिग्री आप धारण कर सकते हैं जो आप प्राप्त करते हैं, उस पर नहीं रोक है, क्योंकि आपने मेहनत से किया, इससे कोई अहित नहीं होता। आपकी प्रतिभा है, आप डिग्री धारण कर सकते हैं। सेना के लोग हैं जो बहादुरी का काम करते हैं, महावीर, अशोक चक्र, परमवीर चक्र जो पाते हैं, वो उपाधियों को धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि भारत का कोई नागरिक विदेश में जा करके बिना राष्ट्रपति के सहमत के कोई उपाधि धारण कर ले तो संभव नहीं। हो सकता है कि अगला देश आपके देश के, आपके राष्ट्रपति के, आपको जनता को दिखाने, नीचा दिखाने के लिए आपको उपाधि दे दे, दिक्कत कर दे। तो सरकार ने प्रावधान किया था कि अगर आप विदेशी उपाधि को धारण करते हैं तो अनुमति पहले ले लीजिए। इसलिए ये प्रावधान किया गया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। तो पूछा जा सकता है कि कोई विदेशी उपाधि धारण करता है तो किस अनुच्छेद के तहत धारण करेगा? अनुच्छेद 18 के तहत। किससे अनुमति लेगा? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर ही कोई उपाधि धारण करेगा, अन्यथा नहीं। क्यों? राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है, देश का सर्वोच्च नागरिक है, इसलिए उसकी अनुमति लेना जरूरी है। अब चलते हैं दूसरा जो स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। अभी आपने देखा समता या समानता का अधिकार, अब आप देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई है, सब समूह के उपसमूह के रूप में। ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं आइए देखते हैं क्या है इसमें, कैसे है। ये भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती है स्वतंत्रता, और 19 जो भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती है और 21 भी प्रदान की जाती है, जो विदेशियों को नहीं दी जाती है।
एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कौन कौन सी हैं जो विदेशी को मिलती है, भारतीय विदेशियों को नहीं दी जाती, भारतीय नागरिकों को दी जाती है। आइए अनुच्छेद 19 का देखें क्या है। 19 का में क्या प्रावधान है। बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोलिए, किसको, भारतीय नागरिक को बोलिए, आलोचना करिए, सब करिए। कमियां सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आलोचना करिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं। इसी 19 का में ही प्रेस की आजादी दी गई है। प्रेस वालों को आलोचना करने की, सरकार की नीतियों की आलोचना 19 का में देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 19 खा में है कि हम अपने अधिकारों की मांग कैसे करेंगे, कैसे सरकार से अपने दुख को व्यक्त करेंगे, अपने रोष को व्यक्त करेंगे, क्या करेंगे। तो सरकार संविधान में प्रावधान कर दिया गया 19 खा के तहत कि आप बिना हथियार के आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करिए, सभा करिए, आंदोलन करिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। जो आप सभाएं करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को मनवाते हैं, अनुच्छेद 19 खा है, ध्यान रखिएगा। जो जो आंदोलन होते हैं इसी के तहत मिली है, नहीं तो सरकार आपको ऐसा करने नहीं देती। जब आप करते हैं तो सरकार अगर कुछ करती है तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है आपके लिए, सर्वोच्च न्यायालय खड़ा हो जाता है कि नहीं, जनता का अधिकार है। 19 गांव में संघ बनाने की, अब एक व्यक्ति सरकार से अपनी बात मनवा नहीं पाएगा, या एक मजदूर कोई बात मनवा नहीं पाएगी, किसान मनवा नहीं पाएगा, नहीं टीचर मनवा पाएगा। तो संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, सरकार तानाशाह होगी या कोई दिक्कत होगी तो प्रावधान ऐसा करिए कि हर ग्रुप के लोग अपना एक संगठन बनाएं, अपनी मांगों, अपनी समस्याओं को रखें। तो वहां पर प्रावधान क्या किया गया, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 गांव में की गई, जिसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन आदि, जो विद्यार्थियों का संगठन आदि जो संगठन बने हैं इसी 19 गांव के तहत बने हैं। फिर ये हुआ कि एक क्षेत्र का नागरिक दूसरे क्षेत्र में जाएगा, संस्कृति, कल्चर सब कुछ अलग है, अपने यहाँ के सब कुछ कैसे क्या होगा, इसकी इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो 19 गांव में संविधान में प्रावधान किया गया, यदि कोई भारतीय नागरिक सही तरीके से पूरे देश का भ्रमण करना चाहता है तो वह अबाध भ्रमण कर सकता है, लेकिन अगर गलत परिस्थितियों में करेगा, कुछ षड्यंत्र रहता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अगर वो गलत नहीं है तो उसको अबाध विचरण की स्वतंत्रता रहेगी। 19 अंगा में कहा गया कि आप विचरण कर सकते हैं। तो फिर निवास की भी समस्या थी कि एकल नागरिकता है, निवास की कैसी व्यवस्था की जाए। तो वहां पर 19 गांव में अंगा में प्रावधान किया गया कि आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसा था कि अनुच्छेद 370 के कारण आप जमीन नहीं ले सकते, बस नहीं सकते, लेकिन 19 अगस्त 2019 को जब उसका पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, उसको हटाया गया, अब वहां भी ये प्रावधान खत्म हो गया, आप वहां भी जमीन ले सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं। आइए चलते हैं 19 घाट 4 में, देखते हैं क्या है। हम निवास कर लिए, अब हमें आजीविका की व्यवस्था और सबकी क्या व्यवस्था, कैसे सुरक्षा होगी। तो संविधान में 19 में प्रावधान कर दिया गया कि आप व्यापार करिए, जीविका का संचालन करिए, वृत्ति करिए, सब कुछ करिए, नियम के तहत रह करके भारत के कानून को मानते हुए आप कहीं भी व्यापार चला सकते। इसीलिए देखिए, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत जा रहे हैं, पश्चिम के लोग पूर्व आ रहे हैं, एक दूसरे जगह जाकर व्यापार व्यवसाय। अगर ये ना होता तो शायद समस्या आ जाती। विविधतापूर्ण देश हमारा है, विविध बोलियां हैं, विविध भाषा, विविध रूप रंग है, दिक्कत हो जाती। ये सब जो संतुलन बना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के संतुलन के कारण ऐसा संतुलन बना है, इसीलिए शोभायमान है देश। अब इतना आप लोगों को मैं बता दिया हूं, फिर अगला अनुच्छेद 19 बताने जा रहा हूं, उसमें क्या क्या प्रावधान है। 20 में जो प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार में, उसमें लिखा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, अपराध के अनुसार ही उसे सजा दी जाए, ना कि अपराध से अलग। इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 20 में कि अगर कोई व्यक्ति जो अपराध करता है
एक अपराध अगर उससे हुआ तो एक अपराध में एक ही बार सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि बार बार उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी अपराध के व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है, अगर उसमें एक बार उसको सजा हो गई तो उसमें अगली बार सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि अगर व्यक्ति को अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए, अगर व्यक्ति अपराध किया अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप अपने खिलाफ ही जाकर के गवाही दीजिए। किसी व्यक्ति को गवाही दूसरे के द्वारा दी जाएगी, जबरदस्ती आप उसको दोषी सिद्ध नहीं करवा सकते हैं दबाव डाल करके। अनुच्छेद 20 में प्रावधान दूसरा। तीसरा प्रावधान ये है कि जिस समय जो अपराध जो व्यक्ति किया है और उस समय जो कानून लागू होगा उसी के अनुसार सजा दी जाएगी, ना कि अग्रिम कानून जो आएगा उसके अनुसार, या भूतलक्षी या पहले को जो कानून उसके अनुसार। ये न अग्रिम लागू होगा कानून, न भूतलक्षी होगा। वर्तमान में जो जैसा व्यक्ति अपराध किया है, जो कानून उस समय का है उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 20 के 3 पॉइंट थे, प्रावधान थे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसी में से 3 पॉइंट में से तीनों रख देगा, एक चौथा पॉइंट रख देगा, ये दूसरी जगह से उठा कर रख देगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन है जो अनुच्छेद 20 में प्रावधान नहीं किया गया। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि अनुच्छेद 20 में 3 प्रावधान किए गए हैं। किसी व्यक्ति को एक अपराध में एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा प्रावधान यह है कि जो उस समय कानून लागू होगा जब वो अपराध किया है उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, ना कि पिछले कानून या अग्रिम कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। तीसरा प्रावधान है कि उसको आप जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है 20 और 21 जो है कभी नहीं निलंबित होता। अगर आपातकाल भी लग जाए तो ऐसा ये अनुच्छेद है, 2 ही अनुच्छेद है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। कौन से अनुच्छेद है जो कभी निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 20 और 21 है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें कोई आपका प्राण और देह छीन नहीं सकता है। एक प्रावधान है कि जब आपको कानून बना करके या कानून के द्वारा छीना जा सकता है। जैसे आप कोई अपराध कर दिए हैं, मृत्यु दंड की सजा हो गई है, कारावास हो गया, कुछ हो गया है कानूनन, तब उस समय आप नहीं बच सकते। जैसे इसका एक बार क्वेश्चन बना दिया था, कौन सा है विकल्प में, कौन सा ये है भाग की जो इसमें शामिल है। तो उसमें एक दे दिया था 1 2 2 3 करके या 3 करके दे दिया था, उसमें मृत्यु दंड जोड़ दिया था। पूछा था कौन सा इसमें शामिल नहीं, तो मृत्यु दंड शामिल है, क्योंकि मृत्यु दंड जो सुनाया जाता है वो कानून के तहत सुनाया जाता है। जैसे न्यायालय आपको अपराध किए, न्यायालय ने आपको सजा दे दिया है, तब आपको अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 21 का एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 21 का जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान किया गया है 2002 में, इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये प्राथमिक शिक्षा है। पूछा जा चुका है कि 6 से 14 तक की कौन सी शिक्षा है, तो प्राथमिक शिक्षा है, निःशुल्क दी जाएगी। लेकिन 45 का भी उसी समय जोड़ा गया है नीति निर्देशक तत्व में। उसमें कहा गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए केवल शब्द प्रयोग किया गया है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। ये दोनों अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 जो कहा प्रावधान है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात की गई है। निरोध का मतलब रोकने के लिए, जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तब आप बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तब आपको संरक्षण क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? मान लीजिए राष्ट्रीय हित को देखते हुए आपको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने का आपको कारण नहीं पता है, लेकिन जहां गिरफ्तारी हुई है वहां ले जाकर के कारण बताया जाता है
कि ये किस कारण से गिरफ्तारी हुई या क्या आदेश है क्या नहीं, उसको बताना पड़ता है। या समय आने जाने का समय जो है लगता है 24 घंटे का, उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को उपस्थित करना होता है न्यायालय के सामने किस कारण से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन विशेष प्रावधान इसमें ये भी है कि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो राष्ट्रीय हित में है, समाज कल्याण के लिए है, तो गिरफ्तारी अनिवार्य है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को कर लिया जाएगा। कारण नहीं बताया जाएगा कि क्या कारण था, बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, इसमें अधिकतम 3 माह तक आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद आपको अपील करने का या वकील करने का, सुनवाई करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा कि आप जाइए अपना अपील करिए या किस कारण से कैसे, लेकिन 3 महीने से ज्यादा यहाँ नहीं रखा जाता है। अब स्वतंत्रता का, अब देखिए अनुच्छेद 22 में ही कुछ कानून पारित किए गए थे। जैसे 1971 में मीसा कानून आया था, आंतरिक सुरक्षा कानून, जिसे 79 में या 76 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1995 में टाडा आया था, बहुत कड़ा कानून, भारत का सबसे कड़ा कानून, जो गतिविधियां राष्ट्र विरोधी करते थे उनके खिलाफ लाया जाता। उसमें क्या होता था, पूरे शरीर में जंजीर पहना दी जाती है, सोते जागते हर पैरों में बेड़ियां रहती, बहुत टफ कानून था। उसको धीरे धीरे 95 में समाप्त कर दिया गया। उसी तरह से पोटो था पहले आतंकवाद निरोध कानून जो आया था 2001 में, ये भी काफी टफ था, दुरुपयोग होने लगा। इसे 2004 में इसे भी पोटो को पोटा में चेंज करके इसको भी समाप्त कर दिया गया था। एक आध कानून है, जैसे आप अवैध व्यापार वगैरह करते हैं, मुद्रा का ये सब काम करते हैं, तो उसको अभी रखा गया, जो 71 में लाया गया, 1974 में आया है शायद, उसको रखा गया है। उसमें 2-3 साल की सजा का प्रावधान, अगर मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करते या कोई ऐसी गतिविधियां करते तो उसमें सजा का प्रावधान है। आंतरिक सुरक्षा के लिए 1951 में एक कानून आया, तो उसको लाकर के 71 में समाप्त किया गया, उसका भी दुरुपयोग होना था। ये सब कानून जो आए थे मीसा, कोटा, टाडा, अनुच्छेद 22 के तहत ही लाए गए थे गिरफ्तारी वगैरह के लिए। चलते हैं, देखते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिबंध किया गया है। इसमें यह हुआ कि पहले मानव का ही शोषण करता था, इससे बचाने के लिए सरकार या संविधान में इसको प्रावधान किया गया कि मानव का कोई दुर्व्यापार नहीं करेगा, यानी इसका व्यापार व्यवसाय नहीं करेगा, अवैध काम नहीं करेगा। दूसरी बात, जबरदस्ती कोई किसी से श्रम नहीं कराएगा, बिना पारिश्रमिक दिए या जबरदस्ती कोई श्रम नहीं कराएगा, यानी सबल वर्ग से दुर्बल वर्ग को बचाने का प्रावधान यहाँ किया गया। इसमें मानव शब्द जोड़ा गया कि ना कि बच्चे जोड़ा गया, यानी पूरे मानव समाज में स्त्री पुरुष महिला बच्चे सब शामिल है। किसी से जबरदस्ती यहाँ काम नहीं कराया जाएगा, उचित पारिश्रमिक देकर। हाँ, राष्ट्र अगर चाहेगा, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र हित के लिए जरूरी अगर समझेगा, और राष्ट्रीय हित में बिना पारिश्रमिक दिए सेवा आपसे ले सकता, परिश्रम करवा सकता है, उसमें प्रावधान किया गया है, यदि आवश्यक होगा तब। अनुच्छेद 24 जो है उसमें प्रावधान है बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। बालकों के नियोजन का प्रतिबंध मतलब कि माना जाता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों की उम्र होती है, वृद्ध की अवस्था होती है, अगर इसमें उनका नैसर्गिक विकास रुक गया तो जिंदगी बेकार हो जाती है। तो उसके देखा गया कि उनके जीवन का कैसे संरक्षण किया जाए, तो वहां पर अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कंपनी, कारखाना या अन्य जगह ईंट भट्ठों पर काम करने नहीं दिया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि उनका नैसर्गिक विकास हो सके। आप देखते हैं कि इसका दुरुपयोग होता है। तमिलनाडु के शिवकाशी जिले में पटाखा फैक्ट्री है, वहां देखिए दुरुपयोग हो रहा है। मिर्जापुर भदोही एरिया में देखिए कालीन की बुनाइयों में बच्चों को उंगलियां जो लचीली होती हैं उनमें गांठ मारने में कालीन जो बुनी जाती, बहुत अच्छा उनका काम होता है, वहां भी शोषण हो रहा है बच्चों का। कानून यहाँ तो प्रावधान किया, कानून बना है, लेकिन
पालन नहीं हो पा रहा है बच्चों का। और मैक्सिमम घटनाएं आप देखते हैं, ट्रेनिंग में बच्चों का ले जाते हैं लोग, वहां से बरामद किया जाता है, बच्चों बाल संरक्षण भेजा जा रहा है, अवैध तस्करी का सुन रहे हैं। ये जो अवैध तस्करी वगैरह रोकने के लिए बच्चों के प्रति अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद अब चौथी स्वतंत्रता क्या दी गई है? मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई शारीरिक स्वतंत्रता नैसर्गिक विकास का हो गया तो व्यक्ति की आस्था होगी, उसका कैसे संरक्षण किया जाए? क्योंकि हमारा देश विविधतामय था, देखा गया कि सभी धर्म के लोग, जात के लोग, क्षेत्र के लोग, भाषा के लोग रहते हैं। तो इसको देख करके संविधान में प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता का किया गया अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। अनुच्छेद 25 कहता है कोई व्यक्ति अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने को स्वतंत्र है। यानी हम किसी धर्म को अपना सकते हैं, अंतःकरण के रूप में स्वेच्छा से अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं अबाध रूप से एकदम, उसमें कोई रोक नहीं लगेगा। और हम उसको अपने आचरण में ला सकते हैं कि हमें इस धर्म के अनुसार चलना है, पूजा पाठ करना है, जैसे उसकी मान्यताएं हम कर सकते हैं। इसमें सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार बल्कि इसके संरक्षण देगी कि आप अपने धर्म के अनुसार चलिए, करिए, लेकिन दूसरे के धर्म में इंटरफियर मत करिए, दूसरे के धर्म में न करिए। जैसे आज मतांतरण का मुद्दा है, इसी का दुरुपयोग हो रहा है। आज 25 और 26 का दुरुपयोग हो रहा है, 27 का दुरुपयोग होने लग रहा है, 28 का। इसमें देखिए आज जो मतांतरण का मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी है, कहीं दुरुपयोग जो दिख रहा है, इसी का दुरुपयोग भी रहा है, लालच से, आर्थिक लालच दे करके और सब लालच दे करके इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो 25 में कहा गया कि आप किसी धर्म को मानिए, उसको अंदर अपने अंतःकरण में अपनाइए, अबाध रूप से मानिए, अपने आचरण में अपनाइए, ये 25 में कहा गया है। 26 में कहा गया है कि जिस धर्म को आप मानते हैं उसके बढ़ावा प्रबंधन के लिए, उसके यानी पूजा पाठ विधि विधान के लिए जो खर्चे हैं, आप वो उसके संस्थाएं हैं, उसके विकास के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी प्रबंध कर सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसके विकास के लिए आप कर सकते हैं। 27 कहता है कि विभेद नहीं होगा किसी के साथ। मान लीजिए कोई सरकार अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को देख करके किसी पर कोई धार्मिक कर अधिरोपण नहीं करेगा। अगर धार्मिक कर लगाया जाता है तो उसकी हितों की अवहेलना होगी, इसलिए किसी विशेष धर्म पर कर का अधिरोपण नहीं किया जाएगा जबरदस्ती। अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर कोई संस्था, शिक्षण संस्था राज्य विधि से पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो निष्पक्ष शिक्षा रहेगी, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए दबाव भी नहीं डाला जा सकता है। जो शिक्षा राज्य के द्वारा निर्धारित रहेगी उसके अनुसार ग्रहण करने के लिए बच्चे स्वतंत्र रहेंगे। किसी धर्म विशेष शिक्षा उसमें नहीं दी जाए। कहीं के विद्यालय में आप देखिए कि आ रहा है कि फला ने ऐसा किया, फला टीचर ने ये कर दिया, ये कहीं कहीं अनुच्छेद 28 का उल्लंघन हो रहा है। इस पर सरकार सतर्क है, बार बार पेपर में आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 28 ही वो है। 5वीं स्वतंत्रता है संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया। क्यों इसको किया गया? हमारे यहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हैं और तरह के अल्पसंख्यक के, सबकी भाषा और संस्कृति अलग अलग पहचान है। उसको ध्यान में रखते हुए, उसको बरकरार रखते हुए, पहचान को बनाए रखने, विविधता को बनाए रखने के लिए संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता की बात की गई। अनुच्छेद 19 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक आज हमारे समाज में 6 वर्ग हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये लोग हैं, 6 लोग हैं। इनके लिए विशेष प्रावधान सरकार करती है कि इनके शिक्षण संस्थाओं को, इनकी स्थापना के लिए कहीं कहीं प्रोत्साहित किया जाए, जिससे अपने भाषा संस्कृत के लोग बचा सके। उसके बाद अब इसी
अल्पसंख्यक वर्गों को लिए ही आरक्षण का प्रावधान भी अनुच्छेद 29 के लिए किया गया है कि यहाँ इनको कुछ प्रावधान दे दिया जाता है कि इनको छूट दी जाती है ताकि इनके हित सुरक्षित रहें। जब इनके हित सुरक्षित रहेंगे तो उसके लिए संस्थाओं की स्थापना और सब की चीज की चाहिए, उसका प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया कि आप अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित करिए, उसका प्रशासन करिए, अपने अनुसार चलाइए, अपनी शिक्षा दीजिए। अनुच्छेद 30 में प्रावधान किया गया था। ये एक चीज का विश्लेषण करते जा रहे गौर से, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां तक तो मान लीजिए हो गया, पांचवें स्वतंत्रता दे दी गई मौलिक अधिकार की। एक अनुच्छेद बीच में आता है जिसे अनुच्छेद 31 कहा जाता है। ये कभी पूछा नहीं है लेकिन कहीं कहीं ये थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे रहे हैं। यह संपत्ति से मिलता है। अनुच्छेद 19 संपत्ति के अधिकार से मिल करके 31-19 मिल करके तो उसमें संपत्ति का यहाँ लाया गया, इससे मिला करके उसको संपत्ति को समाप्त करके किया गया, 300 में ले जाया गया, संपत्ति के विधिक कानून बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और यहाँ ये भी प्रावधान है कि कहीं किसी विशेष क्षेत्र पूर्वोत्तर में सेनाएं रहती, उसके विशेषाधिकार की बात यहाँ की है। तो धीरे धीरे आस्था वगैरह जैसे कानून समाप्त किए जाए, इस तरह से ये अनुच्छेद 31 कहीं न कहीं एक प्रकार से मृत हो चुका है लगभग। इतिहास क्वेश्चन नहीं बनते, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। छठा जो स्वतंत्रता का अधिकार है संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। संवैधानिक उपचारों का यानी संविधान के अनुसार हम कैसे उपचार पाएंगे, अपना सुरक्षा करेंगे, क्या करेंगे, किसके माध्यम से पाएंगे, कैसे अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखेंगे, यहाँ प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा संविधान की आत्मा? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के हितों की सुरक्षा या पद के दुरुपयोग अन्य चीजों की से सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है 5 रिटें जारी करके, जिसमें बंदी प्रत्यक्ष प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा होता है। 5 रिटों के माध्यम से जारी करता है। उस रिट के माध्यम से आपकी सुरक्षा करता है मौलिक अधिकारों की। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत यही कार्य करता है। पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का दोनों संरक्षण करते हैं? तो अनुच्छेद 26 को अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 226 के साथ मिलाने के बाद क्या है, संवैधानिक उपचार मिलते हैं हमें। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया है। और किसने कहा संविधान की आत्मा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है इसको। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें आगे हम बताएंगे कौन कौन सी रिटें कैसे जारी की जाती, कब होता है, इसके आगे हम बताते हैं अनुच्छेद 32 में कौन कौन सी रिटें क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। अनुच्छेद 31 जो है अनुच्छेद 19 जो संपत्ति का अधिकार था उसको मिला करके कहीं न कहीं समाप्त कर दिया गया। 31 को अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया है। अब 30 के बाद चलते हैं हम 32 पर। 32 क्या है? 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बार बार क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यही जो है कि अधिकारों, मौलिक अधिकारों की गारंटी की सुरक्षा देता है, गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो उसको एक बारे में उन्होंने बताया क्या रीजन है, क्यों ऐसा है। जब आप विस्तृत में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद 32 है। आइए देखते हैं कुछ और लोगों ने जो कहा देशिका को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा यह संविधान की आत्मा है। क्यों आत्मा? आइए देखिए। इस अनुच्छेद के तहत जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर उसका हनन होता है, सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करता है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके 5 रिटें जारी करता है, जिससे आपको अधिकारों का हनन ना हो पाए। इस रिट के माध्यम से आपका मौलिक अधिकार बना रहता है
और आपके अधिकारों का हनन नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं 5 रीटें कौन कौन सी हैं। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी का मतलब है कोई व्यक्ति जो बंदी गया है, बनाया गया है, कैद किया गया है, उसको प्रत्यक्षीकरण करिए, प्रत्यक्ष करिए। प्रत्यक्षीकरण माने प्रत्यक्ष करिए, यानी कहाँ, न्यायपालिका के सामने उपस्थित करिए। इसमें सर्वोच्च, इसमें करीबी न्यायालय कहता है या सर्वोच्च न्यायालय कहता है, उच्च न्यायालय जहां अधिकारिता आ जाती है वहां की बात हो रही है। उसमें कहता है कि किसी व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, उसको जल्द से जल्द आप न्यायालय के सामने उपस्थित करिए, उसका कारण बताइए। मान लीजिए पुलिस हिरासत में लिया गया, क्यों लिया गया, उसका कारण बताइए, प्रत्यक्ष करिए, ताकि उसको न्याय मिल सके या अधिकारों का उसकी रक्षा हो सके बंदी प्रत्यक्षीकरण में। ये हो गया किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में ऐसा होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होता है। परमादेश एक है, एक रीट आती है मैंडमस। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, और दूसरी रीट है परमादेश है, जिसे मैंडमस कहते हैं। संविधान में देखिए कितनी खूबसूरती, कितने तरह से बैलेंस बना कर किया गया है, संतुलन कितना बढ़िया है, कि स्टेप पर कैसे कैसे बढ़ा। पहले संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया, नागरिकता दी जा रही, फिर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रीटों की बात की है। मैंडमस क्या है, परमादेश है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई सार्वजनिक पद का महत्व है और उस पर कोई व्यक्ति बैठा है और वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, सार्वजनिक पद, ना कि मैं निजी पद कर रहा हूं, अर्ध सरकारी होगा वहां भी ये लागू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक पद है, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा और उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो ऊपर की बॉडी यानी उससे ऊपर की बॉडी एक आदेश जारी करती है, जिसे मैंडमस कहते हैं। परम आदेश है, मेरा परम आदेश है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, अपने दायित्वों की पूर्ति करिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी से देखिए एक बॉडी दूसरी बॉडी को गवर्न करती है और कार्य का संचालन होता है। ये सब रीटें कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। अगर नहीं ये रीटें रहती, नहीं से पालन होता, तो हो सकता नीचे का कोई अधिकारी सार्वजनिक पद का बैठा नहीं काम करता है, तो आप ऊपर जाते तो वहां से जाकर के आदेश आता है, आपको लाभ मिलता है, आपकी हितों की रक्षा होती है। तो मैंडमस में किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए कहा जाता है कि अपने दायित्वों की पूर्ति करिए। तीसरी रीट है प्रतिषेध लेख और चौथी है उत्प्रेषण। दोनों रीटों को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है क्या होता है प्रतिषेध और क्या होता है उत्प्रेषण। ये दोनों न्यायिक रीटें हैं, ये केवल न्यायपालिका के लिए जारी की जाती हैं, ना कि न्यायपालिका से इतर पार्टी सार्वजनिक पद की उसके लिए नहीं जारी की जाती है। इसमें यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऊपर की बॉडी जो है नीचे की बॉडी को जारी करती हैं कि आप ऐसा मत करिए। प्रतिषेध लेख में क्या, प्रोविजन में क्या है, प्रोविजन में ये है कि जैसे कोई नीचे की अदालत जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं है कोई कार्य करने लगे, जैसे जिला न्यायालय कार्य करने लगे, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई मुकदमा देखने का अधिकार नहीं है और वो अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के बाहर कार्य करने लगे, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा कि आप ये कार्य मत करिए, यहाँ पर आप निर्णय मत लीजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको हमारे पास भेजिए, इस मुद्दे को मैं देखूंगा। यहाँ क्या करता है, प्रतिषेध करता है, यानी निषेध करता है, रोक लगाता है कि आप यहाँ ऐसा मत करिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पर प्रतिषेध लगाता है, उच्च न्यायालय निचले अदालतों पर लगाते हैं, यानी आप अपने यहाँ प्रतिषेध में क्या होता है कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के आप कोई कार्य न करिए, आपके क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो भेजिए अपने ऊंचे वाले बॉडी को जहां उसका अधिकार क्षेत्र बनता है। ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध जारी की जाती है। उत्प्रेषण में क्या होता है, उत माने होता है ऊपर, यानी
ऊपर की तरफ आप भेजिए क्या मुद्दों को, कैसे आप जो मुद्दे रोक कर रखे हैं निचली अदालत से उच्च न्यायालय कहेगा, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहेगा आप जो लंबित मुकदमों के रखे हैं रोक करके, जो जहां आपका अधिकार नहीं बन रहा है रोक कर जो रखे हैं उसको आप हमारे ऊपर लाए, ऊपर भेजिए, यानी हमारे पास भेजिए। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से कहेगा, उच्च न्यायालय जिला न्यायालय से जिला न्यायालय की बॉडी अपने निचले में, उसमें क्या होता है कि मुद्दों को क्या है ऊपर भेज दिया जाता है, ऊपर कार्यवाही के ऊपर देखा जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं उत प्रेशर रिट या सर्टियोरेरी कहा जाता है। ये दोनों जो है न्यायिक रिटें, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका, कौन कौन सी रिटें जो है न्यायिक रिटें है, जिसमें उसमें 4 विकल्प दे देगा, 2 पूछता है कौन कौन है कूट बना करके, तो प्रसिद्ध है और तो प्रेषण है, ये दोनों याद रखिएगा। हाँ पूछता है कभी कभी सीधे विशेष में पूछा है, इसमें पूछा है परमादेश क्या होता है, परमादेश में क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि कोई उच्च बॉडी सार्वजनिक पद पर बैठे निचली बॉडी को कहती है कि अपने आप दायित्व का निर्वहन करिए, अगर वो दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो कार्यवाही वहां होती है। तो ध्यान रखिए सबका अंदर प्रतिषेध में क्या है कि न्यायिक क्षेत्र की बात की जा रही है कि आप अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर बाहर काम मत करिए। प्रेषण में कहा जाता है कि नीचे से मुद्दों को ऊपर भेजिए, आप जो नहीं सॉल्व कर रहे हैं आपके अधिकार क्षेत्र में रोके जो रखे उसको भेजिए। 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा वारंट। कभी कभी सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर के कार्य करने लगता है जहां उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी उस पद के ऊपर बैठ जाएगा जहां उसका अधिकार है ही नहीं। अधिकार परीक्षा में तब पूछा जाता है, न्यायालय पूछेगा या ऊपर की बॉडी पूछेगी ये बताइए आप किस अधिकार से बैठ करके कार्य कर रहे हैं, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है, इसका हमें आप जवाब दीजिए। यही जाकर के अधिकारी को रक्षा होती है अधिकार की कि आप अपने अपने अधिकारों अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, आप अपने पद की गरिमा को बनाए रखिए, जहां आपका अधिकार है वहीं तक आप रहिए, दूसरे के अधिकारों का हनन ना करिए। तो कहीं कहीं ये देखिए चेक एंड बैलेंस की थियरी अपनाई गई। तो 5 रिटों को याद रखिएगा, ये संविधान के अनुच्छेद के तहत 32 के तहत जारी करके आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। चलिए आइए चलते हैं अनुच्छेद 33, 34, 35 पर। वैसे माना जाता है कि 12 से लेकर 30 ही तक मूल मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं, लेकिन 33, 34, 35 भी हैं। ये कैसे हैं मैं बता रहा हूं। देखिए कि जैसे नागरिक हैं वैसे सेना भी है, सेना भी जो बनती है नागरिकों से ही बनती है। तो सेना का एक समूह है, ग्रुप है, उनको भी अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए वहां भी प्रतिबंध की जरूरत होती है, वहां शासन बनाया जाता है, नहीं तो वहां भी सेना बेलगाम हो जाती, दिक्कत हो जाएगी। या नाते कुछ मौलिक अधिकारों में ही अनुच्छेद बनाकर सेना के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया। और सेना किसके अधीन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। तो इस पर जो कानून बनाती है संसद बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, ना कि राज्य की विधायिका बनाती है। इसलिए यहाँ केवल और सिर्फ केवल पूरी अथॉरिटी है, पूरी पावर शक्ति है केंद्र सरकार को। देखिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 33 में क्या है। इसका उद्देश्य सेना को कर्तव्यों का उचित निर्वहन, लिखा गया कर्तव्यों का उचित निर्वहन। जैसे अंतरराष्ट्रीय मिशन जाता है किसी देश में शांति बनाए रखने के लिए, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा अनुशासित सेना मानी जाती है भारत की, सबसे ज्यादा पुरस्कार भी पाती है और सबसे ज्यादा यहाँ की सेना भी जाती है अंतरराष्ट्रीय मिशनों पर। यही कारण है कि भारत की सेना के अनुशासन है जो कि इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। तो यहाँ क्या होता है, सेना को कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उसके बीच उचित अनुशासन, यानी अपने बीच ही में संतुलन बनाए रखने के लिए उचित अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करना होता है कि आप कैसे कैसे रहेंगे। ये नियम जो बनता है ये केवल और सिर्फ केवल संसद बनाएगी, ना कि राज्य की विधायिका वगैरह बनेगा। राज्य की विधायिका वगैरह को यहाँ पर कोई पावर नहीं दी गई है, क्योंकि सेना जो है केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 33 का प्रयोग संसद करेगी
और किसके लिए? सेना के कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए करेगी। अनुच्छेद 34 क्या है? यदि किसी क्षेत्र में सेना कानून लागू हो, जैसे पूर्वोत्तर में आसफा हो गया, जगह जगह हो गए, पूर्वोत्तर अशांत एरिया थी, पहले आप लोगों को पता होगा कि हमेशा सेना को विशेष अधिकार दिया जाता था, अब तो धीरे धीरे घटाया जा रहा है, मणिपुर वगैरह से सेनाएं हटाई जा रही हैं, असम से हटाई जा रही हैं कुछ क्षेत्र से। यदि किसी क्षेत्र में सेना कानून लागू हो तब संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निर्बंधित किया जाता है, यानी रोका जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी एरिया में अशांति है, दुर्घटना होने की डर है, वहां पर बवाल होने का डर है, जाति हिंसा भड़कने की डर है, तो आपको पता होगा कि अभी 2014 से पहले तक मैक्सिमम टाइम आप देखिए, 10 के पहले चले जाइए, पूर्वोत्तर में बार बार सेना विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि उस एरिया में मूल भाग 3 में जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, कुछ समय के लिए उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ मूल अधिकार रोक दिए जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं निलंबित होता है। ये आप लोगों को पहले मैं बता दिया, 2 ही अनुच्छेद हैं जो कभी निलंबित नहीं होते हैं, न इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता, हमेशा ये रहते हैं। अनुच्छेद 35 क्या है? अनुच्छेद 35 में यह कहा गया है कि केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ संसद की बात की जा रही है, मौलिक अधिकार की बात की जा रही है। जैसे हमारे यहाँ विषमता है, आर्थिक रूप में है, सामाजिक रूप में, हर तरह से है। तो सबके अधिकारों की रक्षा के लिए तो लास्ट में देखिए सब अधिकार दिए गए, तो देखा गया कि कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में और दिक्कतें हो जाए, तो कुछ और जगह रखा जाए कुछ कानून बनाकर, जिससे अगर न समानता लाई जा सकी, अधिकारों का उल्लंघन होता, तो लास्ट में ला करके मूल अधिकार के अनुच्छेद 35 में एक प्रावधान जोड़ दिया गया कि संसद चाहेगी इन फ्यूचर या भविष्य में तो क्या करेगी, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जहां जैसा जरूरी होगा, उचित होगा, वहां कानून बना सकती है। ये रहा यहाँ पर भाग 3 मौलिक अधिकार। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कहां कहां क्या है। कायदे इसको एक दो बार आप लोग लिख लीजिएगा, कायदे सुन लीजिएगा तो सब कंफर्म हो जाएगा। अनुच्छेद 31 आपको पढ़ना नहीं है, वो निश्चित कर दिया गया, निकाल दिया गया, बाकी सब अनुच्छेदों को देखना है। 33, 34, 35 से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी पूछे नहीं गए हैं, एक बार पूछे गए हैं, लेकिन भविष्य में इनको अगर ये छूटे हैं तो यहाँ से अनुच्छेद ये क्वेश्चन बनना है परीक्षा में, क्योंकि 35 अभी नहीं टच किया है आयोग कहीं, किसी के जरूर पूछेगा, क्योंकि जो सरकार बनाने जा रही है, जो ना आ रहा है, अभी जो 21 सितंबर को महिला बिल पास हुआ है, उनके अधिकारों की बात हो रही है, तो कहीं कहीं अनुच्छेद 35 का प्रयोग वहां होगा आने वाले समय में। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, हर अनुच्छेद के देखिएगा। बस यही समाप्त करता हूँ मौलिक अधिकार। धन्यवाद।